हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्री निर्मल अग्रवाल और आप मुझे देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है एनवीआर एडवाइजर्स। आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट टैक्सेशन ऑफ शेयर्स एंड डेरिवेटिव्स। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऑन अ वेरी ब्रॉड लेवल कि क्या होता है शेयर्स और डेरिवेटिव्स में, हाउ इट इज सपोज टू बी रन। एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, दिस प्रेजेंटेशन इज ओनली फॉर एकेडमिक डिस्कशन एंड शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लीगल ओपिनियन, and you are required to currently consult your tax consultant before taking any particular view on your transactions. Okay, so let's begin. Typically अगर हम देखेंगे शेयर ट्रांजैक्शन और शेयर ट्रेडिंग जो होती है वो दो तरह से होती है। वन, जहाँ पे आप एक्चुअली इक्विटी शेयर्स में ट्रेड करते हैं, और दी अदर ऑप्शन इज जहाँ पे आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं। व्हेन आई से डेरिवेटिव्स, वी डील इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ऑल्सो जब हम शेयर्स में ट्रेड करते हैं वहां पे वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। एक होता है इंट्राडे ट्रेड। नाउ इंट्राडे ट्रेड इज अ ट्रेड वेरिन चाहे मैं शॉर्ट क्रिएट करके उसे कवर करूं या मैं लॉन्ग क्रिएट करके उसे कवर करूं, द एंटायर एक्टिविटी ऑफ बाय एंड सेल हैपेंस इन अ सिंगल डे इटसेल्फ, उसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। उसके दूसरा ऑप्शन होता है डिलीवरी ट्रेडिंग, जहां पे मैं शॉर्ट तो कर ही नहीं सकता हूं, आई कैन ओनली क्रिएट अ लॉन्ग, एंड बाय करने के बाद उसको जो मैं सेटल करता हूं या उसको जब मैं सेल करता हूं, दैट डज नॉट हैपन इन द सेम डे, तो उसे कहते हैं डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। नाउ डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग जो होती है वो दो तरह के लोग करते हैं। एक, जिनके लिए ट्रेडिंग करना इज अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस, वेरिन मेरा माइंडसेट ही है कि मुझे फटाफट किसी शेयर को बाय करके उसे प्रॉफिट में बेचना है ओवर अ स्पैन ऑफ लेट्स से 2 days, 3 days, 5 days, लेट्स से इवन 3 months एज वेल इन सर्टेन सिनेरियोस। एंड दूसरे होते हैं इन्वेस्टर्स। उनका प्योर इंटेंशन होता है टू स्टे लॉन्ग टर्म इनटू अ पर्टिकुलर शेयर एंड अर्न गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो एक उन अब जो बिजनेस वाले होंगे उनके केस में द शेयर्स वुड बी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, वेरेस जो इन्वेस्टर्स होंगे उनके बुक्स में द शेयर्स वुड बी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट्स। तो ये ब्रॉडली 5 कैटेगरीज है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर कैटेगरी का टैक्सेशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट किस किस हेड ऑफ इनकम में होता है और किस तरह से वो टैक्स होता है। नाउ हियर इफ यू कैन सी, अंडर द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी इनकम आएगी दैट वुड बी टैक्स अंडर द हेड्स बिजनेस एंड प्रोफेशन। However, BNP हेड जो होता है उसमें दो तरह की इनकम्स हो सकती है। वन इज अ स्पेकुलेटिव इनकम एंड अदर इज अ नॉन स्पेकुलेटिव इनकम। इन दो इनकम्स को आप आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते एज पर द इनकम टैक्स रूल्स। सो यहाँ पे जो डेरिवेटिव इनकम होती है, चाहे वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से हो, दोज वुड बी टैक्स एज अ नॉर्मल बिजनेस इनकम, दैट इज अ नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी कम टू शेयर ट्रेडिंग, अंडर दैट जो इंट्राडे ट्रेडिंग के थ्रू मुझे इनकम हुई है, दैट वुड बी टैक्स अंडर द स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। थर्ड वन, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। उसमें अगर मेरे लिए एक बिजनेस है और वेयर आई एम होल्डिंग द शेयर्स एज अ स्टॉक इन ट्रेड, इन दैट केस द इनकम सो अराइव्ड वुड बी टैक्स एज अ नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। पर अगर यही इनकम मेरी डिलीवरी बेस्ड है और जहां पे मैंने इन शेयर्स को एज अ इन्वेस्टमेंट होल्ड किया है, then it would be taxed not as a business income but under the head capital gains. Now again here there could be two possibilities. Number one, I have sold those shares in a period of less than 12 months. In that case, it would be a short-term capital gain which would be taxable at a basic rate of 15%. Other possibility could be मैंने उसे बेचा है after a period of 12 months, in which case it would be a long-term capital gains taxable at a basic rate of 10%. However, जो बाकी सारे केसेस थे, चाहे वो स्पेकुलेटिव इनकम हो या नॉर्मल बिजनेस इनकम हो, उस केस में द इनकम वुड बी टैक्स्ड एट द नॉर्मल एप्लीकेबल रेट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच मे अराइव इन योर माइंड इज कि इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं। टिपिकली स्पीकिंग, आपका जो भी सेल्स टर्नओवर होगा माइनस जो भी आपने परचेजेस किए होंगे या जो भी आपने और एक्सपेंसेस इनकर किए होंगे, वो माइनस कर देने के बाद इफ इट्स अ पॉजिटिव फिगर दैट बिकम्स अ इनकम, इफ इट्स अ नेगेटिव फिगर दैट बिकम्स अ लॉस। बट यहाँ पे द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि टर्नओवर कैलकुलेट किस तरह से किया जाए, बिकॉज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के केस में क्या होता है, द लॉट साइज आर वेरी बिग, एंड अगर मैं उस पूरे वैल्यू को टर्नओवर पे कैलकुलेट कर लूंगा देन माय टर्नओवर वुड बिकम एक्सेसिवली वेरी बिग। तो इसीलिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड टर्नओवर किस तरह कैलकुलेट होता है। लेट्स टेक एन इन केस ऑफ एन ऑप्शन ट्रेड, ऑप्शन में क्या होता है, व्हेन आई एम सेलिंग एन ऑप्शन आई कलेक्ट अ प्रीमियम टुवर्ड्स दैट ऑप्शन। तो लेट्स से मैंने जो भी प्रीमियम कलेक्ट किया है टुवर्ड्स द ऑप्शन, लेट्स से 30,000, तो दैट वुड बिकम माय टर्नओवर। एड टू दैट जब मैं उस पोजीशन को स्क्वायर अप करूंगा, दैट इज व्हेन आई वुड एक्चुअली बाय एन ऑप्शन, तो उस बाय वैल्यू में और सेल वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस वुड आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ माय टर्नओवर।
So when I talk about an options trade, the actual amount of premium which I have received while writing an option, that becomes my, at a gross level, that becomes my turnover, and what I add to it is the amount of profit or loss which I have made in the entire trade. So ये दो चीज जुड़ के बनती है ऑप्शंस की टर्नओवर. यहाँ तक हम क्लियर हैं? अगर वो लॉस भी होगा तो भी आपको उसको ऐसा पॉजिटिव फिगर ही ऐड करना होगा. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज फ्यूचर्स एंड इक्विटी इंट्राडे. इस केस में क्या होगा? लेट्स से आई हैव टेकन मल्टीपल ट्रांजैक्शंस वेयरइन आई हैव bought a futures contract at let's say 7 lakh rupees. इसको मैंने सेल कर दिया है वापस से 7,10,000 रुपीज में. एक एग्जांपल के लिए समझते हैं कि मैंने ऐसे दो ट्रेड्स किए पूरे साल में. पहले ट्रेड में मैंने इसे 7 लाख में परचेज किया, 7,10,000 में सेल किया, मेरा प्रॉफिट इज 10,000. दूसरे ट्रेड के वक्त मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट को 6 लाख में बाय किया और मैंने उसे 5,80,000 में मुझे उसे सेल करना पड़ा. सो इन द सेकंड केस आई हैव अ लॉस ऑफ 20,000. नाउ इस केस में टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा? इट वुड बी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल आउटकम्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. इन दिस केस मेरा पहला आउटकम वाज फेवरेबल जहां पे मेरा प्रॉफिट था 10,000 रुपीज. द सेकंड ट्रांजैक्शन वाज अनफेवरेबल जहां पे मेरा लॉस था 20,000 रुपीज. So for this particular perspective, my turnover would be the absolute sum of 10,000 plus 20,000, which is 30,000 rupees, and not the entire lot values. Only the turnover is the amount of profit or loss in absolute terms added together. This is for the futures and equity intraday. Third case is equity delivery, जहाँ पे मैं normal shares की trading कर रहा हूँ, not the futures contracts and all, and that too on a delivery basis. उस केस में क्या होगा? जो normal मेरी contract value होगी, which is purchase price or the sales price into the total quantity, that would become my turnover. Moving on to the next slide. Audit provisions. Now income tax में there are certain cases wherein आपको आपके books of accounts को audit कराना mandatory हो जाता है. So let's try to understand in which particular cases there is a mandatory requirement to audit your books of accounts. Let's say there's a case one whereby my turnover is less than 5 crores and my income is less than 6% of the turnover. So let's say मेरा turnover 2 करोड़ है, but उस साल मेरे losses हैं, मैंने उस पूरे साल में losses ही किए हैं. In that case, what will happen? Let's say I have incurred a loss of 5 lakhs. So 6% of turnover कितना होना चाहिए था? 12 lakhs. अब मेरी income जो है 12 lakhs से कम है, so it could be less than 12 lakhs or it could be a loss as well. तो इस केस में I have two options. Number one, as per the Income Tax Act, if I want to actually claim these losses in my ITR, in that case I would have to mandatorily require to get my books of accounts audited by a chartered accountant. ये क्यों हो रहा है? Because my turnover is less than 5 crores and I am not declaring an income which is a minimum of 6% of my turnover. However, अगर मुझे audit नहीं कराना है, then the government gives me an option under section 44AD of the Income Tax Act, whereby मेरा जो भी turnover होगा उस साल का, उसके सामने 6% मैं अपनी deemed income offer कर दूंगा and उस income के basis पे tax calculate करके I would pay the taxes to the government. In that case, this is called a presumptive scheme of taxation, and under this I would not be required to maintain books of accounts and no assessments can be done on this basis. Case 2 could be, again my turnover is less than 5 crores, however my income is more than 6% of the turnover. In this case, there is no mandatory requirement to do the audit. जो भी आपकी actual income होती है as per the applicable cases आप उसे calculate कीजिए and on that basis you can file your ITR. The third case is a case where your turnover is more than 5 crores. In that case, as per section 44AB of the Income Tax Act, there is a mandatory requirement to get your books of accounts audited. One point to keep in mind over here is, in तीनों cases में we are looking at a scenario wherein we are looking at business income. So अगर हम capital gains वाले scenario में fall होते हैं, whereby we are an investor and we are investing only from the perspective of making capital gains, all these three cases would not be applicable to us because उसका taxation is separate. There audit provisions are not applicable. At the same time, वहाँ पे the rate of tax is also a separate rate of tax, which was 15% for short-term capital gains and 10% for long-term capital gains. So friends, this is the end of our video. I hope you liked the video and आपके basic doubts solve हो गए होंगे in terms of how the taxation would happen. If you have liked this video, share this amongst your friends, colleagues and your own people. Do subscribe to our channel, like our work and share this video as well. Thank you so much.